हेलो स्टूडेंट्स, मैं अदिति चौधरी स्वागत करती हूँ आपका प्रतिस्पर्धा क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, जैसे कि हम अपनी लास्ट 2 क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं अपना चैप्टर पॉलीमर, थोड़ा सा उसका जो पोर्शन है हमारा वो बचा हुआ था। आज की क्लास में हम उसको खत्म करने वाले हैं, जिससे कि आपका ये जो पॉलीमर चैप्टर है वो आज की क्लास में फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखो, आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और क्लास इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है? क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स के बारे में। यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही हमारी क्लास में कि कितने टाइप्स के पॉलीमर होते हैं, वो हमने पढ़ लिए हैं। बट आज हम वो पॉलीमर्स पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि उनके यूजेस जो हैं कि इस काम को करने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज़ आता है, या इसमें कौन सा पॉलीमर है, या इनकी मोनोमर यूनिट्स क्या हैं, इस पॉलीमर की मोनोमर यूनिट्स क्या हैं। तो जो चुनिंदा जो इम्पॉर्टेंट आपके पॉलीमर्स है ना, वो मैं आज आपको क्लास में कराने वाली हूँ। इसीलिए इसको हमने सेपरेट रखा है, इसीलिए ये जो क्लास है आपकी वो सेपरेट हुई है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो आपके पॉलीमर में क्वेश्चन आते हैं ना, वो आप ये मान लो कि मेनली आपके यहीं से ही आएंगे। फर्स्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था, उसको समझा था प्रॉपरली अच्छे से। सेकेंड क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारे मतलब पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है, कितने टाइप्स की होती है, कैसे कैसे करवाई जाती है, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं उससे आगे और बहुत ज़रूरी, ठीक है। तो आज जो आप पॉलीमर पढ़ने वाले हो उसमें थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास है स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर, यानी कि रबर के बारे में पढ़ने वाले हो। रबर आपके कैसे होते हैं? ब्यूना एस होते हैं, ब्यूना एन होते हैं। लास्ट वाली क्लास में आपने सिर्फ नाम सुने थे। वल्कनीकृत रबर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्यूना एन की मोनोमर यूनिट क्या है, ब्यूना एस की मोनोमर यूनिट क्या है। आज आप पूरे को देखने वाले हो, साथ में उसके यूजेस भी देखने वाले हो कि जो हमारा रबर है, ब्यूना एस है या फिर ब्यूना एन है, वो किस किस काम में आता है या फिर उससे कौन कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। इसके बाद ब्यूना एस हो जाएगा आपका। उसके बाद आपके ये ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन और डेक्रोन, इनकी मोनोमर यूनिट सबकी लिखी हुई है। और यहाँ पे मोनोमर यूनिट का स्ट्रक्चर भी है कि क्या है, ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो कभी भी। थोड़ा सा पोर्शन है, बस आपको दिखाने के लिए एक बार दिखा देते हैं, फिर उसको अच्छे से पढ़ेंगे पूरा एक्सप्लेन करके। फिर आप पढ़ने वाले हो पॉलीक्लोरोप्रीन, देन आप पढ़ने वाले हो पॉलीथीन। फिर आप यूजेस पढ़ने वाले हो। पॉलीथीन भी आपके कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती है, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, दोनों के बारे में आप पढ़ने वाले हो। इसके बाद आप पढ़ने वाले हो पॉलीवाइनिल क्लोराइड के बारे में, देन आपका पॉलीएस्टर, फिर नायलॉन 6, नायलॉन 6 के यूजेस। उसके बाद आपका है नायलॉन 6 जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद इसके यूजेस, फिर बैकेलाइट के यूजेस, देन टेफ्लॉन के यूजेस, और फिर हम पढ़ने वाले हैं हमारे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ये सारी चीज़ें। तो चलते हैं फिर हमारे फर्स्ट पेज पे, है ना। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं रबर से। और रबर आपको पता है, रबर हमारे कौन से होते हैं? ब्यूना एस और ब्यूना एन, दोनों ही क्या है? रबर है। तो एक बार देख लेते हैं दोनों की मोनोमर यूनिट, और उसके बाद फिर उसकी जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस है वो देखते हैं, और फिर ठीक है, हो जाएगा इतने में तो, है ना, इतना इनफ है। अब देखो, सबसे पहले जो हमारा ब्यूना एस है, हाँ जी, स्टाइरीन और ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हैं इसको, और साथ साथ में इसका जो नाम है वो क्या है? ब्यूना एस। तो हम पढ़ने वाले हैं ब्यूना एस के बारे में। ब्यूना एस में देखिए, जो मोनोमर यूनिट्स होती है ना आपकी, मोनोमर यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम, यानी कि एकलक की बात कर रहे हैं हम मोनोमर की। तो एक तो उसमें क्या आती है? स्टाइरीन, ठीक है। एक तो क्या है हमारे पास? स्टाइरीन, और एक हमारे पास क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइन। ब्यूना एस की जो मोनोमर यूनिट है, ब्यूना एस जो है हमारा, वो 2 अलग अलग मोनोमर यूनिट से बनता है, ठीक है। एक जो मोनोमर यूनिट्स होती है हमारी वो होती है स्टाइरीन, और एक होती है 1,3-ब्यूटाडाइन, ये दोनों होती है। स्टाइरीन का स्ट्रक्चर और 1,3-ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। देखिए, जो हमारा स्टाइरीन का स्ट्रक्चर होता है,
ओके। एंड जो हमारा ब्यूटाडाइइन का स्ट्रक्चर होता है, ब्यूटाडाइइन, ब्यूटा मीन्स आपके पास कार्बन कितने हैं, 4, ठीक है, एक सेकेंड, कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 1 3, अब यहाँ पे CH2 CH CH और ये हो जाएगा CH2। ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, ये किसकी स्ट्रक्चर है, ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी स्ट्रक्चर है, स्टाइरीन की स्ट्रक्चर है। अब आपको ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन को एक साथ क्या करना है, मर्ज करना है, पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करानी है एक साथ, और उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, ब्यूना S मिल जाएगा। एक बार हम रिएक्शन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम यूजेस देखेंगे आगे। देखिए, हाँ जी, ये आपकी रिएक्शन है। तो अभी जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बनवाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास ब्यूटाडाइइन है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। जब कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो उसको बोला जाता है ब्यूट। ओके, क्या बोला जाता है, ब्यूट। यहाँ पे ब्यूटाडाइइन है क्योंकि यहाँ पे ये वाला नंबर 1 वाला और 3 वाला नंबर, ये फर्स्ट कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, दोनों के साथ क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज किया जाता है, इन यूज किया जाता है, और 2 है इसलिए क्या यूज किया है, डाई यूज किया है, डाई इन। तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटा डाई इन। ओके, ये वाला जो आपका है यहाँ पे, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3 ब्यूटाडाइइन। 1,3 से मतलब है कि आपको डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो बतानी है, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्यूटाडाइइन हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारे पास ब्यूटाडाइइन है, कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई है, स्टाइरीन से कराई है। स्टाइरीन का स्ट्रक्चर मैंने आपको आगे भी बताया था, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्यूटाडाइइन के और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके लिए, आपने स्टाइरीन के लिए। जब दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो दोनों की रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है, जैसे ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये वाला डबल बॉन्ड ये ब्रेक होता है, और यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला डबल बॉन्ड है ना, ये वाला डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। देखो, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो हमारे पास क्या होगा, एक बॉन्ड बचेगा रिएक्शन करने के लिए, या फिर दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसको मर्ज करने के लिए। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ऐसे यहाँ से जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ से किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 CH डबल बॉन्ड, उसके बाद CH, फिर CH2, एक सेकेंड, ये CH2 CH, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये रहा CH2, फिर इसके बाद ये CH, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में, CH2, और इसके ऐसे ही n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बन जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि जो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं और उनसे ही क्या बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं, ये हमें पता है। तो ये स्ट्रक्चर एक बार अच्छे से देख लो आप, यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइइन और स्टाइरीन है, दोनों से मिलकर क्या बना है, ब्यूना S बना है। यहाँ से बॉन्ड बनेगा, यानी कि ये हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, तो यहाँ पे भी सेम ऐसी ही यूनिट्स हैं, ऐसे ही वहाँ पे भी सेम ऐसी ही यूनिट्स हैं, आगे चलती जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये हमने ब्यूना S का आप लगा लो पॉलीमराइजेशन हमने देख लिया, मोनोमर यूनिट से क्या कैसे बनता है ब्यूना S, वो हमें पता लग गया यहाँ पे। अब इसके बाद वापस चलते हैं, इसके यूजेस देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये इसके यूजेस हैं। यूजेस में स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबर का उपयोग अधिकांशतः टायर उद्योग में, वाहनों के टायर बनाने में, इसके अलावा इसका उपयोग जूते बनाने में भी किया जाता है। किस किस में यूज किया जाता है रबर का उपयोग, एक तो आपके टायर बनाने में किया जाता है, ठीक है, ये टायर बनाने में किया जाता है। तो यहीं पे वाहनों के टायर या टायर एक ही बात है, टायर बनाने में यूज होता है, साथ साथ में जो इसका उपयोग है वो जूते बनाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो मेन कितने हो गए, 2 हो गए, एक तो आपका हो गया टायर वाला, एक तो टायर का यूज हो गया, और दूसरा किसका हो गया, जूतों का।
क्वेश्चन आपका जो आता है वो ऐसे आता है कि ब्यूना एस जो आपका रबर है वो किस टाइप का रबर है, प्राकृतिक रबर है या फिर संश्लेषित रबर है या फिर अर्ध संश्लेषित रबर है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरे टाइप का आपका क्वेश्चन आता है कि ब्यूना एस जो रबर है आपका या फिर जो बहुलक है उसकी मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं, उसकी मोनोमर यूनिट बताओ। तीसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ब्यूना एस रबर का मुख्यतः उपयोग निम्न में से कौन सा है। अब रबर है तो रबर का उपयोग या तो टायर बनाने में है या फिर किस में है, जूते बनाने में, ये हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये आपका ब्यूना एस रबर था। एक बार आप वापस से इसकी जो रिएक्शन है वो देख लो। ब्यूटाडाइईन का स्ट्रक्चर अच्छे से देख लो, इसके कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं। ये स्टायरीन का स्ट्रक्चर है, स्टायरीन का स्ट्रक्चर देख लो, इसके कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए हैं। दोनों की रिएक्शन कराइए तो हमारे पास क्या बन गया, ब्यूना एस बन गया। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी स्ट्रक्चर है, ब्यूना एस की स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़ा सा एक बार आप ब्रीफली देख लो इसको यहाँ पे कि जैसे आपका ये है ब्यूना एस, तो ब्यूना एस के बारे में हमने पढ़ा, दो मोनोमर यूनिट से मिलके बना होता है, ब्यूटाडाइईन और स्टायरीन से मिलके बना है। 1,3 ब्यूटाडाइईन और स्टायरीन से आपकी 1,3 ब्यूटाडाइईन की स्ट्रक्चर ये होती है, साथ में स्टायरीन की स्ट्रक्चर ये होती है। अभी अभी आपने देखी इसको कैसे बनाते हैं यहाँ पे। ये आपकी किसकी स्ट्रक्चर है, स्टायरीन की, और ब्यूटाडाइईन मैंने आपको समझाया ही था थोड़ी देर पहले। अब यहाँ पे आपका रबर है ब्यूना एन। ब्यूना एन की जो मोनोमर यूनिट है, एक मोनोमर यूनिट वो सेम आपकी ब्यूना एस वाली होती है। यहाँ पे भी 1,3 ब्यूटाडाइईन है और यहाँ पे क्या हो गया, एक्रिलोनाइट्राइल हो गया। 1,3 ब्यूटाडाइईन की स्ट्रक्चर आपने पहले देखी ली है, कैसी होती है, ये यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल है, ठीक है। एक्रिलोनाइट्राइल की स्ट्रक्चर याद रखनी है। जब आप इन दोनों मोनोमर यूनिट्स को मिक्स करोगे या फिर इनकी आपस में रिएक्शन कराओगे तो आपके पास जो रबर बनेगा वो रबर कौन सा बनेगा, ब्यूना एन बनेगा। इसके बाद है आपका नियोप्रीन। नियोप्रीन की मोनोमर यूनिट होती है क्लोरोप्रीन, सिंगल ही एकलक है, सिंगल ही मोनोमर है। यहाँ पे आपने डबल डबल यूज किए हैं, ये भी डबल यूज किया है, यहाँ पे क्या है, ये सिंगल है। अब इसके बाद देखो ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, किसकी स्ट्रक्चर, क्लोरोप्रीन की स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे है आपका डेक्रोन। डेक्रोन के लिए जो दो मोनोमर यूनिट्स हैं वो कौन सी होती हैं, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड। एथिलीन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर ये होता है और टरथैलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप अच्छे से देख लो कि ब्यूना एन और ब्यूना एस, साथ में आपका हमने पढ़ा नियोप्रीन, नियोप्रीन के बाद हमने पढ़ा डेक्रोन। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लो। जो ब्यूना एस है वो क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइईन और स्टायरीन। जो ब्यूना एन है वो क्या होता है, 1,3 ब्यूटाडाइईन और एक्रिलोनाइट्राइल, एक्रिलोनाइट्राइल। उसके बाद जो आपका नियोप्रीन होता है उसकी सिर्फ एक ही मोनोमर यूनिट है और वो एक मोनोमर यूनिट कौन सी है, क्लोरोप्रीन। ऐसे ही जब आप डेक्रोन की बात करते हो तो डेक्रोन में क्या आता है, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड। तो टोटल आपने कितने लर्न कर लिए, 4 लर्न कर लिए, ठीक है। चारों की मोनोमर यूनिट लर्न हो गई। एक बार आप इनका स्ट्रक्चर देख लेना, आपको एक बार में लर्न हो जाएगा। नहीं लर्न होता तो बार बार प्रैक्टिस करना। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके एग्जाम में आपसे ये स्ट्रक्चर पूछा जाएगा कि किसका स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं होगा। आपसे ये पूछा जाएगा, साथ में इसके मोनोमर यूनिट्स पूछी जाएंगी और कुछ नहीं पूछा जाएगा, या फिर इसके यूजेस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, अब देखिए नेक्स्ट है आपका नियोप्रीन। नियोप्रीन से पहले ब्यूना एन है आपका, ब्यूना एन कर लेते हैं एक बार, फिर उसके बाद नियोप्रीन करते हैं। अच्छा ब्यूना एन नहीं है इसमें, क्योंकि देखो वो जो है आपकी वो सेम यूनिट्स हैं। एक बार देख लेते हैं, हम इनको कंप्लीट करते हैं फिर उसके बाद देखते हैं आगे, ठीक है। देखिए इसके बाद है आपका पॉलीक्लोरोप्रीन। एक सेकेंड, अब भैया इसको डिलीट करोगे फिर, यहाँ पे दबा दिया करो, इस पे दबाओ, एकदम से हट जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है। तो अब आप यहाँ से इसको वापस करना कंटिन्यू, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पॉलीक्लोरोप्रीन या फिर नियोप्रीन। देखिए अब इसमें नियोप्रीन जो है वो संश्लेषित रबर है जिसका निर्माण क्लोरोप्रीन एकलक यूनिट जो है आपकी उससे होता है। और ये जो बहुलीकरण होता है, ये कौन सा बहुलीकरण होता है आपका? योगात्मक बहुलीकरण होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपका पॉलीक्लोरोप्रीन है या फिर नियोप्रीन है। पॉलीक्लोरोप्रीन क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि जो इसकी मोनोमर यूनिट है ना वो क्या है? क्लोरोप्रीन है। क्या है? क्लोरोप्रीन। जब बहुत सारे क्लोरोप्रीन यूनिट्स को आपस में ऐड किया जाता है तो एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है जिसको क्या बोला जाता है? पॉलीक्लोरोप्रीन, या फिर जो उसका दूसरा नाम होता है वो क्या होता है? नियोप्रीन। ठीक है, तो हमने देखा संश्लेषित रबर है जिसका निर्माण किससे होता है? क्लोरोप्रीन एकलक से होता है। और इनकी जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? योगात्मक बहुलीकरण की प्रोसेस होती है। इसके बाद आप यहाँ पे देख ही सकते हो, ये जो है आपका यहाँ पे ये क्लोरोप्रीन है। क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्रीन के कितने लिए हैं? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेके पॉलीमराइजेशन कराया। और पॉलीमराइजेशन भी कैसा है? योगात्मक, यानी कि एडिशनल पॉलीमराइजेशन। कौन सा पॉलीमराइजेशन है यहाँ पे? एडिशनल पॉलीमराइजेशन है। एडिशनल पॉलीमराइजेशन से हमें क्या मिल रहा है? नियोप्रीन मिल रहा है यहाँ पे। देखिए सिंपल, यहाँ पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे। जो आपका डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये आपके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के क्या बन गए? नियोप्रीन के स्ट्रक्चर बन गई। इसके जो यूजेस होते हैं, देखो सबसे पहले ये ठोस होता है। तेलों के प्रति इसमें उत्कृष्ट प्रतिरोधक क्षमता होती है। इसका उपयोग गैस्केट, वाहनों के पट्टे, होजों आदि में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी है जो पूछा जाता है कि होज में किस वाले बहुलक का यूज होता है, तो होज में जो यूज होता है वो यूज होता है पॉलीक्लोरोप्रीन का आपका। तो पॉलीक्लोरोप्रीन तो सिंपल से है, आपके ब्यूना एस और ब्यूना एन से तो सिंपल है क्योंकि उसमें 2 मोनोमर यूनिट्स आपको याद रखनी पड़ेंगी। और आपके इसमें नियोप्रीन में आपको 1 मोनोमर यूनिट याद रखनी पड़ेगी। और जो कौन सी है? क्लोरोप्रीन है। क्लोरोप्रीन का स्ट्रक्चर देख लो एक बार। ठीक है, चले आगे इसमें। हाँ जी, तो ये आपका ब्यूना एन का जो है वो है। अभी हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है नियोप्रीन। यहाँ पे ये है आपका ब्यूना एन, जो आपका रबर है उसका दिया हुआ है। यहाँ देखो ब्यूटा 1,3 डाइन की स्ट्रक्चर दी हुई है। ये ब्यूटा 1,3 डाइन है। साथ में ये हमें दिया हुआ है एक्रिलोनाइट्राइल। यहाँ पे होता है आपका कोपॉलीमराइजेशन की प्रोसेस और ये हमारे पास बनता है ब्यूनान। अब यहाँ देख लो, ये CH2 है आपका, यहाँ पे CH2, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हुआ है? सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में CH हो गया। यहाँ पे जो था आपका वो क्या था? सिंगल बॉन्ड था। यहाँ से सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? डबल बॉन्ड में। भाई ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। जो डबल बॉन्ड है वो आपके बन जाएंगे सिंगल बॉन्ड, ये वाले। और जो ये सिंगल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो सेम एज इट इज, यहाँ पे देखो ये CH2, CH2, CH और N, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये दिखाया हुआ है आपको यहाँ पे। यहाँ तक का जो आपका स्ट्रक्चर है वो तो किसका स्ट्रक्चर है? ब्यूटा 1,3 डाइन का स्ट्रक्चर है। और ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है? एक्रिलोनाइट्राइल का स्ट्रक्चर है। तो टोटल मिला के कुल हमारे पास ब्यूना एन जो है वो बनेगा ये वाला पूरा। ठीक है, देख लिया आपने, ये आपका ब्यूना एन रबर है। जो आपके यूजेस एसके होते हैं वही आपके सिमिलर यूजेस हैं इसमें। आगे देखिए पॉलीथीन। पॉलीथीन बनाने की जो मोनोमर यूनिट है वो है एथीन। बहुत सारी एथीन को मिला के एक साथ जोड़ देते हैं, उनका पॉलीमराइजेशन करा देते हैं, एडिशनल पॉलीमराइजेशन, योगात्मक बहुलीकरण। तो उसके बाद हमें क्या मिल जाती है? पॉलीथीन मिल जाती है। बिल्कुल आसान है। देखो सबसे पहले आपको इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो एकलक है, एकलक वो क्या है? एथीन है। एथीन का स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। फिर आपकी जो पॉलीथीन है वो 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की कौन कौन सी? एक होती है आपकी निम्न घनत्व पॉलीथीन और एक होती है उच्च घनत्व पॉलीथीन, यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन 2 टाइप की होती है। अब यहाँ पे आपको वही बताया हुआ है कि कम घनत्व वाली पॉलीथीन तथा अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन 2 टाइप की पॉलीथीन होती है। LDPE इससे मतलब है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है,
क्या मतलब है LDPE से? लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी मतलब कम घनत्व वाली, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा बनाई जाती है, फ्री रेडिकल के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, फ्री रेडिकल की प्रोसेस होती है इसमें, उसके द्वारा इसको बनाया जाता है। और जो आपकी HDPE है यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन आपके जिगलर नाटा कैटलिस्ट के उपयोग से बनाई जाती है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या होता है, ये थोड़ी सी डीप वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप इतना सा याद रखो कि लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है वो हमारी बनती है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से, और जो हमारी हाई डेंसिटी पॉलीथीन है उसके लिए यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट, जिसका नाम है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ठीक है, चलें नेक्स्ट आगे। यहाँ देखो ये आपका पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे आपके CH2, एक सेकेंड, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है ना, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हो आप, तो इसका पॉलीमराइजेशन करने पे यही बनता है हमारे पास। ठीक है, ये बनता है ऐसे हमारे पास, तो वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। ये वाली स्ट्रक्चर किसकी स्ट्रक्चर है? ये पॉलीथीन की स्ट्रक्चर है। ओके, पॉलीथीन की स्ट्रक्चर है। चलें आगे, नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट है आपके उपयोग, इसमें यूजेस क्या क्या हैं। कम घनत्व वाली पॉलीथीन का उपयोग पैकिंग में सबसे ज़्यादा किया जाता है, पैकिंग में सबसे ज़्यादा किया जाता है। देखो कम घनत्व वाली पॉलीथीन का मतलब है कि वो आपका पॉलीमर जिसके जो बॉन्ड है ना वो क्या है, वीक बॉन्ड है, यानी कि इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनसे कोई मजबूत चीज़ बना सके, इतने हैं कि उनसे कोई काम चलाऊ चीज़ बना सकते हैं। जैसे नॉर्मल जो आपकी पॉलीथीन्स होती हैं वो कैसी पॉलीथीन्स होती हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन होती हैं। ठीक है, आपने देखा है ना पॉलीथीन कैसी होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि कोई ज़्यादा वेट उसमें कैरी कर सके, फट जाती है ना ज़्यादा वेट डालोगे उसमें, तो वो कैसी होती है, कम घनत्व वाली होती है या फिर निम्न घनत्व वाली होती है। तो कम घनत्व वाली पॉलीथीन का यूज़ किस में किया जाता है, पैकिंग में किया जाता है। अतः इसका उपयोग आकर्षित कंटेनर को बनाने में, बोतलों को बनाने में होता है, और इनसे बने हुए पाइपों का यूज़ कहाँ किया जाता है, कृषि में किया जाता है। देखो सबसे पहली बात हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा एक बार शॉर्ट नोट्स में लिख लेते हैं। जो आपकी LDPE है, LDPE, इसका जो यूज़ है वो किस में किया जाता है, पैकिंग में किया जाता है सबसे पहले तो। ठीक है, पैकिंग में यूज़ हो गया। इसके बाद कंटेनर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। कंटेनर मतलब वो वाले कंटेनर नहीं जो हैवी वेट कैरी करते हैं, नॉर्मल वाले कंटेनर जिनमें थोड़ा थोड़ा सामान डाल के रख सकते हैं। साथ में आपके बोटल्स में भी यूज़ होता है इसका। ठीक है, बोतल बनाने में भी इसका यूज होता है और पाइप में भी यूज होता है। वो वाले पाइप जो आपके किस में यूज आते हैं, कृषि में यूज आते हैं। तो इन सब में किसका यूज होता है, आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज होता है। इसके बाद जो आपके हाई डेंसिटी पॉलीथीन है उनका यूज किस में होता है, खिलौने बनाने में या फिर जो घरेलू सामान होता है उसको बनाने में आपका LDPE का यूज होता है। दोनों ही प्लास्टिक हैं, दोनों ही पॉलीमर हैं, बट एक कैसा है, कम घनत्व वाला है, और एक कैसा है, अधिक घनत्व वाला है, उच्च घनत्व वाला है। तो ये आपके सारे यूजेस हैं इसके पॉलीथीन के, जिसमें हमने अभी पॉलीथीन पढ़ा, हमने दो टाइप्स पढ़ लिए, दोनों के क्या पढ़ लिए, यूजेस भी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड का पाइप्स बनाने में, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। देखो पॉलीवाइनिल क्लोराइड की जो मोनोमर यूनिट है वो है वाइनिल क्लोराइड। ये भी क्या है, एक ही एकलक है जो यूज़ होता है PVC को बनाने में। यहाँ पे जैसे हमने पॉलीथीन के लिए यूज़ किया था एथीन, ऐसे ही पॉलीवाइनिल क्लोराइड के लिए यूज़ करेंगे वाइनिल क्लोराइड, एकलक यूनिट है। पॉलीवाइनिल क्लोराइड चमकीला, कठोर और दृढ़ बहुलक है। कैसा है, शाइनिंग करने वाला है, हार्ड है और मतलब स्ट्रोंग है। ठीक है, ऐसा है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। PVC एक सस्ता तथा सबसे अधिक उपयोग में आने वाला प्लास्टिक है। मुख्य रूप से इसका उपयोग पाइप बनाने में, दरवाजे बनाने में, जो आपके पाइप होते हैं या दरवाजे होते हैं जो आपके हार्ड वाले, केबल में, छड़ बनाने में, चद्दरों को बनाने में यूज होता है इसका। ठीक है, वापस से देख लो, PVC की जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, वाइनिल क्लोराइड है। अब वाइनिल क्लोराइड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, वाइनिल क्लोराइड शाइनिंग होता है, सबसे सस्ता होता है और कठोर होता है, मतलब हार्ड होता है। अब उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, पाइप बनते हैं आपके, उसके बाद दरवाजे बनते हैं, केबल बनती हैं, छड़ें बनती हैं और चद्दरें बनती हैं। इन सब चीज़ों में इसका यूज़ होता है। यहाँ पे आपको
पॉलीवाइनिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर दिख रही होगी, CH2 CHCl, ये वाली स्ट्रक्चर है। बहुत सारे इसी टाइप के आपके जो वाइनिल क्लोराइड है उनको ऐड कर दिया जाता है और उससे क्या बनता है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट देखें। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपका पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर में भी सेम सिमिलर आपकी कितनी मोनोमर यूनिट्स होती है, 1 या 2 मोनोमर यूनिट्स हैं। तो देखते हैं इसमें द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल तथा डाईऑल एकलक, द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर डाईऑल जो एकलक है, इसके लिए ज़्यादातर मतलब आपका जो यूज़ है वो बहुत कम ये पूछा जाता है, क्योंकि ऐसी कोई खास इसकी मोनोमर यूनिट है नहीं। जिसमें नेमिंग वाली मोनोमर यूनिट होती है ना, वो ज़्यादा पूछी जाती है। देखो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड डाईऑल मोनोमर, जो इसके यूजेस हैं वो पढ़ लेते हैं एक बार। पॉलीएस्टर के उदाहरण जो हैं वो टेरिलीन है, टेरिलीन या फिर डेक्रोन, जिसकी मोनोमर यूनिट आपने देखी थी। डेक्रोन की मोनोमर यूनिट क्या होती है बताइए, एक बार हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है ना, डेक्रोन देखा है थोड़ी देर पहले टेबल में, मैंने आपको बताया था डेक्रोन की जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो क्या होती हैं। एक तो आपकी होती है क्या, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, और दूसरी क्या होती है, टरथैलिक एसिड, टरथैलिक एसिड। ठीक है, ये आपके क्या होती हैं, डेक्रोन की मोनोमर यूनिट्स होती हैं। और डेक्रोन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, पॉलीएस्टर का एग्जाम्पल है। इसमें आप ये मान सकते हो कि इसमें लिखा हुआ था कि डाईकार्बोक्सिलिक अम्ल और डाईऑल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, CH2OH, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे 2 ऑल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो डाईऑल हो गया। यहाँ पे द्विकार्बोक्सिलिक है तो आपको पता है टरथैलिक एसिड में कितने COOH होते हैं, 2 आपके होते हैं COOH, 2। तो यहाँ पे द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल और डाईऑल इसलिए बोला हुआ है। एग्जाम्पल भी इसीलिए दिया हुआ है कि हमारे पास टेरिलीन इसका क्या है, एग्जाम्पल है। मोनोमर यूनिट्स मैंने आपको बता ही दी हैं टेरिलीन की क्या होती है, एक बार पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। आगे देखिए, इनका उपयोग किसमें, कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है। सुरक्षा के जो हमारे हेलमेट्स वगैरह होते हैं ना, जो हमारी सुरक्षा करते हैं, उनमें भी इनका यूज़ किया जाता है। ये लिखा हुआ है हेलमेट, किसका यूज़ किया जाता है, टेरिलीन का, डेक्रोन का, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे जो पॉलीएस्टर होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो इन यूजेस में ये आते हैं और इस टाइप से इनके पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट। कितने पढ़ चुके हैं हम अभी तक, हमने ब्यूना-एस पढ़ लिया, ब्यूना-एन पढ़ लिया, नियोप्रीन पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, नियोप्रीन के बाद लास्ट अभी हमने क्या पढ़ा है, नायलॉन तो अभी तक पढ़ा नहीं है हमने। पॉलीएस्टर पढ़ लिया, पॉलीएस्टर से पहले एक सेकेंड, पॉलीएस्टर से पहले हमने पीवीसी पढ़ लिया, पीवीसी से पहले हमने पॉलीथीन पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नायलॉन 6। नायलॉन 6 में भी आपका सेम एक ही मोनोमर यूनिट है, एक मोनोमर यूनिट और 2 मोनोमर यूनिट याद ही रखनी है आपको। नायलॉन 6 जो है ये क्या है, एक पॉलीएमाइड है। ये आपके एमाइड समूह की श्रृंखला से उपस्थित होते हैं। इसकी जो मोनोमर यूनिट है वो होती है कैप्रोलेक्टम। मोनोमर यूनिट क्या होती है, कैप्रोलेक्टम। ये आपके नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर है। ठीक है, देख लो इसको एक बार, इसके यूजेस देखते हैं फिर। नायलॉन 6 में सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको कि नायलॉन 6 की जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है, कैप्रोलेक्टम है, बस इतना याद रखना है आपको। देखिए आगे देखिए, इनमें यूजेस क्या क्या होते हैं। नायलॉन 6 उच्च तनन सामर्थ्य वाले संश्लेषित रेशे हैं। ये सामान्यतः कौन से रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, सामान्यतः सफ़ेद रंग के होते हैं। अम्ल और क्षार के प्रतिरोधक होते हैं। मुख्यतः इसका उपयोग वाहनों के गियरों में किया जाता है। इसके अलावा केशों का इनसे केश बनते हैं, यानी कि छोटे छोटे आपके आप मान सकते हो रेशे बनते हैं या धागे बनते हैं छोटे छोटे ऐसे, जो हमारे प्लास्टिक के होते हैं। किस में यूज़ किए जाते हैं, टूथब्रश में यूज़ किए जाते हैं। या फिर जो हमारी जो म्यूज़िक की वायर्स होती हैं,
ठीक है, उनमें यूज़ किए जाते हैं, जैसे गिटार हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया, इनके जो वायर्स होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा धागे, रस्सियाँ, तंतु जाल आदि बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है। तो नायलॉन 6 के आपके बहुत सारे यूज़ हैं। पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि मोनोमर यूनिट क्या होती है इसकी, कैप्रोलेक्टम होती है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, सफ़ेद रंग के होते हैं, वाहनों के गियरों में इनका यूज़ किया जाता है। इनके जो प्लास्टिक के छोटे छोटे धागे होते हैं उनको बनाया जाता है इनसे, जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, टूथब्रश वगैरह में करते हैं। उसके बाद इनसे बनी हुई जो वायर्स होती हैं उनका यूज़ कहाँ किया जाता है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किया जाता है। साथ में इनसे धागे बनाए जाते हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, जाल बनाए जाते हैं। ठीक है, हो गए, बहुत सारे यूजेस हो गए। देखिए आगे इसके बाद नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट आपका है नायलॉन 66। नायलॉन 66 एक ऐसा पॉलीमर है जिसमें आपकी कितनी मोनोमर यूनिट्स काम आती हैं, 2 मोनोमर यूनिट्स काम आती हैं आपकी नायलॉन 66 में। देखिए कौन कौन सी, एक तो है आपकी हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एक है आपका एडिपिक एसिड। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक एसिड यहीं पे ही देख लो कैसे बनता है। ये तो हो गया आपका एडिपिक एसिड, ये रहा CH2 4 COOH और यहाँ पे भी COOH, ये है एडिपिक एसिड। ठीक है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन में आपके मैथिलीन कितने होंगे, 6, हेक्सा बोला है ना 6, और डाइएमीन के लिए क्या यूज करोगे, NH2। तो ये आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ देख लो एक बार, ये आपका एडिपिक एसिड है, ये क्या है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। यहाँ से ये H और इसका OH, यानी कि निकलेगा क्या हमारे पास, H2O बाहर निकल जाएगा। ये वाला जो बॉन्ड है ये इसके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ देखो C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। ठीक है, ये बॉन्ड बन गया यहाँ पे। दोबारा से देख लेते हैं एक बार, जो हमारा नायलॉन 66 है उसकी जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो कितनी हैं, 2 हैं। एक है आपका एडिपिक एसिड और एक है आपका हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 होल 4 COH 2 COH और CH2 का कितना, होल 4। उसके बाद हेक्सामेथिलीन डाइएमीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 होल 6 NH2 दोनों को आपस में मिला देंगे, दोनों में से जो H2 है वो बाहर निकल जाएगा, जो दोनों के बॉन्ड है वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे दोनों के बॉन्ड आपस में जुड़ गए, H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपका नायलॉन 66 है वो कौन सा पॉलीमराइजेशन है, किस टाइप का पॉलीमराइजेशन है, एडिशन पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, कौन सा योगात्मक बहुलीकरण है आपका, या फिर संघनन बहुलीकरण है। पढ़ाए थे आपको अभी लास्ट क्लास में पढ़ाया कि कौन से टाइप के हैं, ये किसका एग्जाम्पल है, जिनमें H2O या स्मॉल यूनिट्स जो होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, वो किस टाइप के होते हैं। और ऐसे बहुलीकरण जिसमें कुछ भी बाहर नहीं निकलता, पूरी की पूरी आपके जो मोनोमर हैं वो यूज हो जाते हैं पॉलीमर में, वो किस टाइप के होते हैं, दोनों बताए हैं ना आपको लास्ट क्लास में। देखिए जिसमें आपके H2O NH3 वगैरह जो मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्शन से बाहर नहीं निकलते, वो आपके होते हैं एडिशनल पॉलीमराइजेशन, यानी कि योगात्मक बहुलीकरण। जिसमें आपके छोटी छोटी यूनिट जो होती है ना ये बाहर निकल जाती हैं, ये कौन से होते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या फिर संघनन बहुलीकरण। ठीक है, देख लिया आपने, तो ये किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन का एग्जाम्पल है ये। ओके, चलिए आगे बढ़े, इसमें लिख दें एक बार, कंडेंसेशन का एग्जाम्पल है वरना आप भूल जाओगे। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ओके, नोट कर लेना इसको। ये जो आपकी रिएक्शन है इसको भी नोट कर लेना, आसान सी है। बाकी फॉर्मूला लर्न कर लेना एडिपिक एसिड का, टरथैलिक एसिड का, ये फॉर्मूले छोटे छोटे लर्न कर लेना आप। ओके, आगे चले। अब इसमें यूजेस देख लो, इसके यूजेस क्या होते हैं। नायलॉन 6 के तो अभी आपने बहुत सारे यूजेस देख लिए, एक बार इसके यूजेस देख लेते हैं क्या होते हैं। यह प्लास्टिक तथा रेशे दोनों रूपों में उपयोग में आता है। सबसे ज़्यादा नायलॉन 66 का उपयोग टायर के धागे बनाने में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग वस्त्रों में, पैराशूट बनाने में, रोप बनाने में किया जाता है। सबसे ज़्यादा किसमें किया जाता है, रोप बनाने में, आपके कपड़े बनाने में, या फिर पैराशूट में।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन भी है, एक क्वेश्चन कराऊंगी आपको जब आप पॉलीमर्स के क्वेश्चन पढ़ोगे ना अपनी नेक्स्ट क्लास में, उस टाइम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें पैराशूट का यूज़ है, सबसे पहले किसने किया था ये बताइए। उसके बाद सबसे पहले पैराशूट का यूज़ कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था, वर्ल्ड वार सेकंड से रिलेटेड जो भी है आपका वो सारा किस में होगा, क्वेश्चन वाले पार्ट में होगा, तो वो मैं उसमें बताऊंगी आपको। इसलिए ये अच्छे से याद रखना कि पैराशूट किसके द्वारा बनाए जाते हैं, नायलॉन 66 के द्वारा बनाए जाते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है कि रेशे बनाने में आपका कौन सा पॉलीमर यूज़ आता है, पैराशूट बनाने में आपका कौन सा पॉलीमर यूज़ आता है, टायर बनाने में आपका कौन सा पॉलीमर यूज़ आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इनके यूजेस, तो इनको आप माइंड में रखना। नेक्स्ट पॉलीमर है आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट सेम, बेकेलाइट की कितनी मोनोमर यूनिट्स हैं, 2 मोनोमर यूनिट्स हैं। कौन कौन सी, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, 2 है। एक तो आपकी कौन सी है, फिनॉल है, और एक क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों का क्या होता है, संघनन बहुलकीकरण होता है, और ये क्या है, एक ताप दृढ़ रेजिन है। ताप दृढ़ रेजिन का मतलब क्या है, थर्मोप्लास्टिक या थर्मोसेटिंग, क्या मतलब है इसमें, लिखा हुआ होगा ना यहाँ पे आपका, अच्छा नहीं लिखा हुआ। ताप दृढ़ का मतलब होता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर आपकी, ठीक है। तो आपका जो बेकेलाइट है वो कैसा है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, ताप दृढ़ बहुलक है। इसकी जो मोनोमर यूनिट्स है यहाँ पे लिखी हुई है, एक तो कौन सी हो गई, फिनॉल, और एक क्या है आपकी फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों की रिएक्शन कराते हैं, तो ये आपके पास बनता है बेकेलाइट, ठीक है। दिख रहा है आपको, ये बेकेलाइट है। देखें इसमें आगे इसके यूजेस देखते हैं, क्या है यूजेस। देखिए बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बना एक ताप दृढ़ रेजिन है। इसका उपयोग मुख्यतः स्विच बनाने में, बर्तनों के हैंडल बनाने में, बिजली रोधी उपकरणों में, रेडियो में, टेलीविजन में, उसके बाद आपके कंप्यूटर के केस बनाने में होता है, ठीक है। इसके अलावा रसोई के बर्तन, खिलौने आदि बनाने में भी बेकेलाइट का यूज़ किया जाता है। पर जब बात रसोई के बर्तन की आती है तब सबसे ज़रूरी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि जो आपके नॉन स्टिक बर्तन है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो नॉन स्टिक बर्तन है आपके वो बनाए जाते हैं टेफ्लॉन के द्वारा, उसको मत भूलना, ठीक है। सबसे ज़रूरी है किसके द्वारा, टेफ्लॉन के द्वारा जो है आपके नॉन स्टिक बर्तन बनाए जाते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत याद रखना कि अगर खिलौने बनाने में यूज़ आता है, जैसे अभी आपने नायलॉन में भी पढ़ा, खिलौने बनाने में यूज़ आता है, उसमें पढ़ा, पॉलीथीन में भी पढ़ा, या फिर आपने पॉलीएस्टर में पढ़ा अभी, है ना। तो इसका यूज़ जो है वो ज़्यादातर किस में है, स्विच बनाने में है, बर्तनों के हैंडल बनाने में, जो पीछे से बर्तन पकड़ने वाले हैंडल होते हैं ना, उनको बनाने में यूज़ किया जाता है। साथ में बिजली रोधी उपकरणों में यूज़ किया जाता है, टेलीविज़न में, रेडियो आदि के जो केस बनते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। किसका, बेकेलाइट का। बेकेलाइट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अभी टेफ्लॉन की बात कर रहे थे हम, नेक्स्ट देखो टेफ्लॉन के बारे में। टेफ्लॉन की जो मोनोमर यूनिट होती है वो क्या होती है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, CF2 डबल बॉन्ड CF2, इसकी आपके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज़ किए जाते हैं और ये आपके पास बन जाता है। जैसे हमारा पॉलीथीन होता है ना, एथीन होता है, उससे क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है। ऐसे ही आपका यहाँ पे टेट्राफ्लोरोएथिलीन होता है और उससे हमारे पास क्या बनता है, स्टायरीन, टेफ्लॉन बनता है, ठीक है। देख लो ये टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन के यूजेस हैं, विलय नहीं होता, अत्यधिक तापमान पर भी स्थायी होता है। इसके अलावा जंग रोधी क्षारों तथा कार्बनिक विलायकों में भी क्रिया नहीं करता। इसका उपयोग विद्युत रोधी खाना बनाने के उपकरणों में स्नेहक के रूप में होता है, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसमें टेफ्लॉन का, सिर्फ इतना याद रखना कि आपके जो नॉन स्टिक बर्तन है ना भाई, कौन से बर्तन, नॉन स्टिक जो बर्तन है ना, उसमें यूज़ होता है, ठीक है। नॉन स्टिक बर्तन जहाँ पे भी बात आएगी आप क्या टिक करोगे, टेफ्लॉन टिक करोगे। अब जो हमारे मेन पॉलीमर थे ना वो हमने पढ़ लिए हैं। मेन कौन से पढ़े हैं हमने पॉलीमर, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो ब्यूनास पढ़ लिया, ब्यूनान पढ़ लिया, फिर हमने पॉलीथीन पढ़ लिया, पॉलीएमाइड पढ़ लिया, पॉलीएस्टर पढ़ लिया, टेफ्लॉन पढ़ लिया, नायलॉन 6 पढ़ लिया, नायलॉन 6 पढ़ लिया, क्लोरोप्रीन पढ़ लिया, PVC पढ़ लिया। काफ़ी सारे हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में
हमने उनके यूज़ भी कर लिए हैं, यूज़ भी पूछे जाते हैं काफ़ी बार। अब हम पढ़ने वाले हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन से होते हैं। ज़्यादा दिमाग को लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा या इतना वाइड नहीं पूछा जाता, सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू पॉलीमर पूछा जाता है, तो हमें उतने टाइप में ही पढ़ना है उसको, यानी कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, हमें उन्हीं को ही लेके पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो एक्स्ट्रा तो फिर आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास है नेक्स्ट, जो आपके फुली एक्सप्लेन टॉपिक होते हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी जो है हम एक फिक्स हमारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जो हमारे वन डे एग्जाम होते हैं, तो उससे रिलेटेड आपके केमिस्ट्री में इतना ही पोर्शन आता है, तो हम उसी को ही डिस्कस करेंगे, उतना ही डिस्कस करेंगे। आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, पर उतना पता ज़रूर होना चाहिए जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, जैव बहुलक जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्राकृतिक बहुलक होते हैं। प्राकृतिक बहुलक भी कौन से? जो जीव जंतुओं तथा वनस्पति में पाए जाते हैं। ये बहुलक वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। पहली बात तो जैव बहुलक कौन से होते हैं? प्राकृतिक बहुलक होते हैं जो जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों में पाए जाते हैं। ये बहुलक जो होते हैं ये वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे आपके उदाहरण हैं प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड, ये सारे आपके क्या हैं? जैव बहुलक हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको जैव बहुलक क्या होता है? या फिर आपके जो बायोपॉलीमर्स होते हैं, बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं? वो पॉलीमर्स जो हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं या फिर वनस्पति से मिलते हैं और हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए क्या होते हैं? ज़रूरी होते हैं। कौन से बहुलक होते हैं? जैव बहुलक होते हैं। आगे चले देखें इसमें। देखिए, जैव निम्नीकृत बहुलक कौन से होते हैं? जैव निम्नीकृत, और आगे पढ़ेंगे जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वो आगे पढ़ेंगे इसमें। देखिए, ये प्राकृतिक अथवा संश्लेषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनका जीवाणु आदि के द्वारा छोटे अणुओं में विघटन हो जाता है। उदाहरण के लिए आपको दिया हुआ है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, नायलॉन 2, नायलॉन 6 था यहाँ पे आदि। ये सारे कौन से होते हैं? आपके बायोडिग्रेडेबल होते हैं। देखो दोबारा से रिपीट करते हैं, प्राकृतिक या संश्लेषित दोनों तरह के हो सकते हैं। जीवाणुओं के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे अणुओं में क्या होता है? विघटन हो जाता है। विघटन का मतलब होता है टूटना, यानी कि छोटे छोटे अणुओं में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको ये वाले। मेन एग्जाम्पल आपका नायलॉन 2, नायलॉन 6 है। किसके एग्जाम्पल हैं? बायोडिग्रेडेबल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखो, ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, इसमें कितने सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, जैसे सेंसर्स हैं या फेस मास्क है, आपका मल्चिंग है, टिश्यू इंजीनियरिंग है, कॉस्मेटिक्स है, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, एंटी कैंसर है, आपके फूड पैकेजिंग है। ये सारे आपके किसके हैं? बायोडिग्रेडेबल के हैं। यहाँ पे आपको सारे स्ट्रक्चर्स दी हुई हैं, ये PEG दिया हुआ है, PLGA, PCL, PTMC, PHA, PLA, सारे स्ट्रक्चर्स आपको दिए हुए हैं। आप अच्छे से देख सकते हो इसको। देखो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको अच्छे से? ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, सारे स्ट्रक्चर्स पर एक बार देख लेना बस, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। चलें आगे इसमें बायोडिग्रेडेबल। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो नेक्स्ट है हमारा अजैव निम्नीकृत बहुलक, जिसको बोला जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखिए, जो आपके जैव निम्नीकृत होते हैं ना, वो आपके होते हैं प्राकृतिक या फिर संश्लेषित, दोनों टाइप के हो सकते हैं। पर जो अजैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं आपके, वो कैसे होते हैं? संश्लेषित ही होते हैं, यानी कि है ना, वो प्राकृतिक नहीं होते। लिखा भी हुआ है ये कैसे बहुलक है? संश्लेषित बहुलक है। दूसरी चीज, जैव निम्नीकृत में क्या होता है कि छोटे छोटे अणुओं के द्वारा उसका विघटन हो जाता है, छोटे छोटे जीवों के द्वारा अणुओं के रूप में क्या होता है? विघटन हो जाता है ना। अब इसमें विघटन नहीं होता, इसमें लिखा हुआ है संश्लेषित बहुलक है। इन बहुलकों का जैव निम्नीकरण नहीं होता, यानी कि विघटन नहीं होता। अब देखो इसके एग्जाम्पल्स, देखो एग्जाम्पल्स है आपके पॉलीप्रोपिलीन, फिर है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर में आपने पढ़ा है ब्यूना N पढ़ा है, उसके बाद आपने ब्यूना S पढ़ा है, फिर आपने क्लोरोप्रीन पढ़ा है, PVC है इसमें, पॉलीथीन है इसमें, पॉलीथीन टेट्रा, क्या है ये? टेरेथलेट, हाँ पॉलीथीन टेट्रा टेरेथलेट, उसके बाद है पॉलीस्टायरीन।
तो ये सारे एग्जाम्पल हैं इसमें जो आपके किसके हैं, अजैव निम्नीकृत बहुलक के हैं। अजैव निम्नीकृत बहुलक का है, जैसे देखिए एग्जाम्पल एक हम इसमें लेते हैं पॉलीथीन। तो आपको पता है कि जो पॉलीथीन होती है वो पॉल्यूशन करती है। पॉल्यूशन क्यों करती है? क्योंकि अगर हम उसको दबा देते हैं या उसको हम जैसे एक एग्जाम्पल हुआ कि आप पॉलीथीन को आपने दबा दिया तो काफ़ी सालों बाद भी वो एज इट इज़ ही निकलेगी पॉलीथीन, यानी कि उसका विघटन नहीं होता, वो मिट्टी में है ना आपके मिक्स नहीं होगी, वो वैसे के वैसे जैसे दबी हुई थी ना वो वैसे के वैसे ही निकल जाएगी। इसीलिए वो किस में आती है, नॉन बायोडिग्रेडेबल में आती है। यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वाले जो पॉलीमर होते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं आपकी, उनका विघटन नहीं होता। ठीक है, तो पॉलीथीन के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। तो ये हमने पढ़ा अपना अजैव निम्नीकृत बहुलक, और हमारे जो बहुलक वाला जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। बहुलक वाला चैप्टर हमने कंप्लीट किया है हमारे 3 क्लासेस में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए बहुलक पढ़ना, क्योंकि 1 और 2 जो क्वेश्चन हैं आपके वो प्रॉपर इस क्लास से आने वाले हैं, जो आपने आज क्लास पढ़ी है उससे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। वीडियोस जो हैं आपकी, यानी कि जो आपकी क्लासेस हैं वो आप पहले देखना, क्वेश्चंस देखना, उसके बाद क्वेश्चंस तभी हो पाएंगे जब आप क्लासेस को अच्छे से पढ़ोगे, ध्यान से समझोगे, तभी आपसे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाएंगे। क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।